अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं अपनी मैट्रिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे एक सवाल आता है जो कि कंपलसरी है। हर साल पेपर में ये एक सवाल आपको लाजमी दिखेगा बोर्ड के अंदर। इस चैप्टर के हम इस लेक्चर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जैसे कि मैंने लिखा भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये किसी लिए है इंपॉर्टेंट, आपके 2027 के एग्जाम के लिए है। जो भी बच्चे 2027 में यानी कि नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं, जिन्होंने इस साल मैट्रिक में एंटर किया है, उनके लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि बजाय पूरा चैप्टर करने के लिए आप फ्यू क्वेश्चंस करके A1 हासिल कर सको इस चैप्टर से। अब हम लोग सीरीज में वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। 1 2 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। 3 चैप्टर ये रहा एंड सो ऑन आते रहेंगे। तो सारे वीडियोस को आपने देखना है और बेहतरीन तैयारी करनी है। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज के लिए। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड राइट 2 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर कार्बन आ रहा हो, लाजमी तौर पे कार्बन हो। स्पेशली अगर बात की जाए तो हाइड्रोकार्बन्स की, हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ रहे होते हैं हम। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है? कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ हो। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन चीजों को पढ़ रहे थे, कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ हो। ठीक है, इनके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। डेरिवेटिव का मतलब आप लोग जानते होंगे, जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे वो बहुत ज़्यादा इस बात को रिलेट करेंगे कि हमारे पास जो डेरिवेटिव होते हैं, आप लोग पढ़ रहे होते हो, डेरिवेशन पे कर रहे होते हो। डेरिवेशन में क्या होता है, आपको कोई एक फॉर्मूला देके जाता है और कहा जाता है इसको इस फॉर्म में ला के प्रूफ करो। तो आप उसको ड्राइव करते 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 चीज़ें हटाते हो, कुछ ऐड करते हो, कुछ चीज़ें हटाते हो, और एंड में आप इस इक्वेशन को उस फॉर्म में ला के दिखा देते हो जो कि उन्होंने बोला होता है आपको प्रूफ करने के लिए। डेरिवेटिव, इनके डेरिवेटिव का भी मतलब यही है। डेरिवेटिव का मतलब यही है कि कुछ हटा के कुछ लगा दिया जाए। जैसे कि कार्बन, हाइड्रोकार्बन है, CH4 है फॉर एग्जाम्पल, कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। मैं इसमें से एक हाइड्रोजन हटा के 3 हाइड्रोजन कर दूं और इस एक हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन लगा दूं, तो ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव कहलाएगा। यानी कि पहले हाइड्रोकार्बन था, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन था, मैंने एक हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा दिया, तो ये अब इसका डेरिवेटिव कहलाएगा। तो हम डेरिवेटिव के बारे में पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद बोला गया कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, इट कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ होता है, यानी कि जितने भी हाइड्रोकार्बन है वहां पे आपको कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ दिखेगा कार्बन के दरमियान में। कार्बन कार्बन से जुड़ा होता है, कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, दोनों चीजें जुड़ती है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। दूसरी बात, दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। दूसरी बात क्या, कि ये पानी में इनसॉल्यूबल है, पानी में डिसॉल्व नहीं होते। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई। तो ये थोड़ा सा सवाल था, शॉर्ट में आया था, तो ये हमने देख लिया, बोर्ड में आ चुका है सवाल। उसके बाद है, व्हाट डू यू मीन बाय वाइडल फोर्स थ्योरी डिस्कार्डेड बाय फ्रेडरिक वोल्हर। तो फ्रेडरिक वोल्हर ने ऐसा क्या काम किया था कि उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया। पहली बात तो ये कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलो या हाइड्रोकार्बन्स बोलो, दोनों में एक ही चीज होती है। जितने भी ऑर्गेनिक, अब हमारे अंदर हमारी जो बॉडी है ना, वो दो चीजों से मिलकर बनी है, कार्बन और हाइड्रोजन से। हमारी बॉडी में सबसे मेन कंपोनेंट्स है कार्बन और हाइड्रोजन। जो हमारी
ये जो हमारा फ्लैश है, हमारी जो प्रोटीन पूरा कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर, मतलब प्रोटीन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है। लिपिड्स के अंदर हम खाते हैं कार्बन और हाइड्रोजन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो सारी चीजें तो हमारी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा वाइटल फोर्स थ्योरी में, बर्जीलियस ने दी थी ये थ्योरी। इन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी obtained from living organism। इन्होंने बोला कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं आप उन्हें किसी लिविंग बॉडी से हासिल कर सकते हो। जैसे मैं इंसान हूँ, मैं एक लिविंग बॉडी हूँ, मेरी बॉडी के अंदर आपको कार्बन और हाइड्रोजन मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे या हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा। या किसी जानवर को उठा के देख लो या किसी भी लिविंग बॉडी को उठा के देख लो तो उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी पाए जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करने हैं तो वो आप सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल कर सकते हो, कहीं पे बना नहीं सकते खुद से। लैब के अंदर आप खुद से बना नहीं सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ये सिर्फ आपको एक इंसान किसी बॉडी से मिल सकता है। लेकिन बाद में आई वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, सॉरी वाइटल फोर्स थ्योरी नहीं, ये चीज कहलाती है वोल्हर यूरिया सिंथेसिस। फ्रेडरिक वोल्हर थे, इन्होंने 1828 या 25 में अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, इन्होंने कहा था, इन्होंने क्या किया था, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, यानी कि जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, उसको इस्तेमाल करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था लेबोरेटरी के अंदर। तो जब इन्होंने ये काम किया तो वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई, क्योंकि वो कहती थी ना कि आप लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, लेकिन उन्होंने लेबोरेटरी में बना के दिखाया। ठीक है, इन्होंने क्या करा, अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है NH4OCN, इसको कहते हैं अमोनियम साइनेट। इन्होंने इसको यूज करा, इसको हीट करा था और इन्होंने बनाया था अमोनिया। ठीक है, ये बनाया था यूरिया जिसे कहते हैं, और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इनकी जो बात थी, बर्जीलियस ने जो बात की थी वो रिजेक्ट हो गई और इनकी थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया गया, जो कि फ्रेडरिक वॉलर ने लैब में काम किया था। ये सारा काम लैब में हुआ था। इन्होंने लैब में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिखा दिया और इनकी बात को झूठ कर दिया। ठीक है, तो यही रीजन था कि इन्होंने कैसे डिस्कार्ड किया, किस तरीके से खत्म की वाइटल फोर्स थ्योरी, ये काम करके। उसके बाद आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप ऑन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं कि हमारे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर एक खास किस्म की अलग से एटम्स होंगे जिनको हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन से एटम है, और वो जो एटम्स, ये एक एटम हो सकता है या एक से ज्यादा एटम्स हो सकते हैं जो कि फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे CH3 तो हाइड्रोकार्बन है, CHO अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ दिख जाए तो ये चीज कहलाती है, ये फंक्शनल ग्रुप कहलाता है एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड किसे कहते हैं, कोने पर आपको दिखेगा CHO। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड हो गया। अगर आपको सिर्फ OH लगा हुआ दिखे तो ये एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर आपको कहीं बीच में CO लिखा हुआ दिखे या फिर इस तरीके से C डबल बॉन्ड O, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये जो होता है बीच में कीटोन का ग्रुप होता है, कीटोनिक ग्रुप। अगर COOH लिखा हुआ दिख जाए तो ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप।
कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर आपको कहीं डबल बॉन्ड लिखा हुआ दिख जाए, ये तो कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड कहलाता है। डबल बॉन्ड भी कह सकते हैं हम इसे, और डबल बॉन्ड के अलावा हम इसे अल्कीन भी कह सकते हैं। दो नाम है इसके, अल्कीन भी कह सकते हैं और डबल बॉन्ड भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द कंडेंस्ड एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, पेंटेन एंड ऑक्टेन। उसके लिए रब करना पड़ेगा ये वाला पूरा पार्ट, ताकि हम यहाँ पे काम कर सकें, जगह मिल जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि आपको कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है, किसका? मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का, पेंटेन और ऑक्टेन का। सबसे पहले मीथेन पर आते हैं। सबसे पहले है मीथेन। हमें इनकी तीन चीजें लिखनी होंगी, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरी चीज हम लिखेंगे इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला, और तीसरा लिखेंगे हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तीन फॉर्मूलाज हमें लिखने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम इसको पूरे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मीथेन का क्या फॉर्मूला होता है पता होना चाहिए। मिथ का मतलब होता है मिथ, अगर मिथ लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है एक कार्बन, एक कार्बन वाला कंपाउंड। एन है तो मतलब, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब एक कार्बन है और सारे सिंगल बॉन्ड है, तो एक हमेशा याद रखना कि जो कार्बन की वैलेंसी होती है ना, यहाँ पे लिख देती हूं मैं, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। यानी कि कार्बन एक वक्त में 4 चीजों से बॉन्ड बना सकता है, 4 चीजों से बॉन्ड बना सकता है। अब यहाँ पे अगर एक कार्बन है, हाइड्रोकार्बन होता है ना, ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, और एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो यानी कि इसके साथ 4 हाइड्रोजन होंगे। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है मीथेन का। मिथ मतलब एक कार्बन, और एन जो लगा हुआ है ना एन में, ये बता रहे सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। 4 क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है, ग्रुप 4 का होता है। आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि कार्बन ग्रुप 4 का होता है और इसकी वैलेंसी 4 होती है। उसके बाद कंडेंस फॉर्मूला है। कंडेंस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं कि जितने भी कार्बन है और उनके साथ हाइड्रोजन जितने भी हैं उनको हम मिला के लिख देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन है तो हम इसके साथ जितने भी हाइड्रोजन है ऐसी की ऐसी लिख देंगे कंडेंस फॉर्मूले में। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में हम कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगे हुए उसको खोल के दिखा देते हैं। जैसे ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ और एक यहाँ। अब आप देख सकते हो कि चारों बॉन्ड के अंदर सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मीथेन एक कार्बन, मिथ मतलब एक, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन के साथ हम 4 बॉन्ड बनाते हैं, 4 हाइड्रोजन लगा सकते हैं। उसके अलावा एक कार्बन है, इसके साथ कंडेंस फॉर्मूले में कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन है उसको मिला के लिखते हैं। अब यहाँ पे एक ही कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन मिला के लिख दिया, और यहाँ पे खोल के लिखना होता है। बिना मिटाए मैं इसी के नीचे इधर ही लिख के जाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मीथेन के बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पर, जो कि है इथेन। ठीक है, इथेन। इथेन है नंबर 2 है इथेन। अगेन इथ का मतलब होता है 2 कार्बन, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे 2 कार्बन है, सबसे पहले तो 2 कार्बन बना दो। ये पहला कार्बन
और ये बॉन्ड बनाया हुआ है सिंगल, सिंगल है ना, एक लिखा हुआ है दूसरे के साथ। अब उसके बाद हमें हाइड्रोजन लगाने होते हैं। अब हाइड्रोजन देख के लगाएंगे कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन अगर देखो यहाँ पे ये वाला कार्बन पहले से इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, तो मतलब इसके पास 3 बॉन्ड बचते हैं। तो हम इसके साथ इस तरीके से CH3 और CH3 करके लिख देंगे। वैसे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये नहीं बनेगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिला के लिखेंगे। C2, 2 कार्बन थे, 3 हाइड्रोजन उसके साथ, 3 हाइड्रोजन उसके साथ और H6। अब कंडेंस फॉर्मूले में हम एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन को दिखाएंगे। एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, फिर सिंगल बॉन्ड, दूसरे कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन है। कंडेंस फॉर्मूले में हम ये काम करते हैं कि एक कार्बन के साथ जितना हाइड्रोजन है उन्हें दिखाते हैं, फिर बॉन्ड लगाया, फिर एक कार्बन के साथ जितना हाइड्रोजन है, और स्ट्रक्चर फॉर्मूले में से खोल के लिख देंगे कि एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो इस तरीके से। फिर ये कार्बन बराबर वाले कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है और इसके ऊपर भी 3 हाइड्रोजन है। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली तीसरा क्या है, ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और कंडेंस फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सारी चीजें मिला के लिख देंगे। इस कंडेंस में हाइड्रोजन कार्बन के साथ मिला के लिखेंगे अलग अलग करके, और यहाँ पे हाइड्रोजन को भी खोल के दिखाएंगे। सही है। अब इथेन के बाद जो चौथी चीज है दैट इज, चौथी नहीं, प्रोपेन है। प्रोपेन। अब यहाँ पे जो ये प्रॉप है ना, इसका मतलब होता है 3 कार्बन, एन वही सिंगल बॉन्ड, एन का मतलब। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 कार्बन बना देंगे, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, तीनों के दरमियान में सिंगल बॉन्ड बन रहा है क्योंकि एन लिखा हुआ है। अब तीनों को देखेंगे कितने हाइड्रोजन लगने चाहिए। ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहे हैं 3, अभी इसके बाकी है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे। ये कार्बन पहले से 2 बॉन्ड बना रहे हैं तो उस पर 2 हाइड्रोजन लगेंगे, और ये कार्बन पहले से एक बॉन्ड बना रहे हैं तो उस पर भी 3। लेकिन मैंने कहा ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इन सबको मिला के लिखना, C3H8, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पे कार्बन को अलग अलग करो, ये काम हमें कंडेंस में करना है। हाइड्रोजन जो दिखाने, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे, ये 2 बना रहे हैं तो इसके साथ 2 और ये 3। ये हमारा कंडेंस फॉर्मूला। इसको मजीद खोल दो तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। सिंगल कार्बन पे हाइड्रोजन दिखा दो, इसके पास 3 थे तो मैंने 3 दिखा दिए, क्योंकि ये पहले से इस कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है, मैं इधर हाइड्रोजन नहीं लगा सकती। ये पहले से इधर इधर बनाया तो मैं ऊपर नीचे ही लगाऊंगी, और ये पहले से इधर बनाया तो मैंने 3 ऐसे लगा दिया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोपेन के बाद है पेंटेन, पेंटेन एंड ऑक्टेन। पेंटेन, पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन, और अगेन एन का मतलब वही है सिंगल बॉन्ड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 कार्बन मिला देते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब इन पांचों पर हाइड्रोजन लगा देंगे, इसने पहले से एक बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे इस पे। अच्छा ऐसे नहीं, मैं डायरेक्टली लगा रही हूँ 3 हाइड्रोजन। इसने पहले से 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो उसके पास 2 हाइड्रोजन लगेंगे। इसने भी पहले से 2 बनाए हुए हैं तो उसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, इसने एक बनाया हुआ है, इस तरफ कोई बॉन्ड नहीं है तो 3। लेकिन अगेन मैंने बोला ये तो हमारा कंडेंस फॉर्मूला है, ठीक है, ये है कंडेंस फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हम सब इसको मिला के लिखेंगे, तो मिला के क्या फॉर्मूला बनेगा, C5H12। गिन लो, 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, 3 2 2 2 3, 12 हो रहे हैं, 6 7 8 9 10 11 12, 12 हाइड्रोजन है। और तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होगा। स्ट्रक्चर में खोल के लिख देंगे, 1 2 3 4 5, इस तरीके से हाइड्रोजन लगा दो, होने वाले पे 3 हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और ये कोने पर 3, क्योंकि इसने एक बॉन्ड बनाया है। तो ये हमारा पेंटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, ये कंडेंस फॉर्मूला हो गया, और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। इसके आप लोग रोक के भी देख सकते हो, बाकी मैं इसको रख करके लास्ट वाला भी करूँ। ऑक्टेन जो है, ये मैं आपको काउंटिंग सारी सिखाऊंगी, ठीक है, काउंटिंग में सारी सिखाऊंगी आप लोगों को, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि ये क्या है, कार्बन, ऑक्टेन, पेंटेन, ये सब समझ नहीं आ रहा, तो हम ये सब अभी करेंगे। उसके बाद लास्ट है हमारा ऑक्टेन। ऑक्टेन, ऑक्ट का मतलब होता है 8 कार्बन। अब आते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका बनाते हैं। 8 कार्बन लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सारे के सारे कार्बन पे हाइड्रोजन लगाते हैं। ये एक बॉन्ड बना रहे तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे, 3 हाइड्रोजन। इस पे 2 लगेंगे क्योंकि ये पहले से 2 बॉन्ड बना रहे हैं, 4 बना रहे हैं, 2 पहले से बना रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन आएंगे। इस पे भी 2, इस पे भी 2 2 2 2, क्योंकि ये पहले से एक बॉन्ड बना रहा है तो इस पे 3 लगेंगे। सही है। तो ये बेसिकली हमने जो फॉर्मूला लिखा है ना, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा है। कंडेंस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, CH3, इसके साथ 2 है, CH2, 2 है, CH2 CH2 CH2, ठीक है, CH2 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 CH2, 1 2 3 4 5 6 7 और CH कोने वाला 3। कंडेंस फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इस सबको मिला के लिख दो। C8 है, 8 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हाइड्रोजन। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है, कंडेंस फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, और आपका ये क्वेश्चन बोर्ड में पूरा हो जाएगा। और इसी तरीके से बोर्ड में पूछा भी जाता है, यही तरीका है पूछने का। इसी तरीके से आते हैं सवाल। देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैथ्स की तरह, न्यूमेरिकल की तरह है, इतना मुश्किल नहीं है, समझ के करोगे तो हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे बोर्ड को रख करके लिखते हैं और फिर यहीं से वीडियो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद इस चैप्टर में नॉमेनक्लेचर है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मैट्रिक में तो हम बहुत प्रिसाइज पढ़ते हैं, यानी कि जैसे अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन के पढ़ते हैं, उसके अलावा हम नहीं पढ़ रहे होते। लेकिन जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो वहाँ पे आपको प्रॉपर फंक्शनल ग्रुप वाले नॉमेनक्लेचर पढ़ने होंगे। तो नॉमेनक्लेचर का एक कंपलसरी सवाल है जो पेपर में आता है, तो हम उसको करने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन, ठीक है, पहले हम नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन करेंगे, फिर अल्कीन करेंगे और फिर अल्काइन करेंगे। सबसे पहले अल्कीन क्या होते हैं और नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन का क्या मतलब होता है, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको नाम देने के तरीके को नॉमेनक्लेचर कहते हैं। यानी कि जो रूल्स बनाए गए हैं, या हम रूल्स अभी पढ़ेंगे, ये रूल्स जो बनाए गए हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के लिए, वो रूल्स कहलाते हैं नॉमेनक्लेचर। अब क्योंकि हम अल्केन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अल्केन्स के बारे में मैंने बताया था कि जब कार्बन कार्बन के दरम्यान में सिंगल बॉन्ड आ रहा हो तो हम उसे अल्केन कहते हैं, और अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। सही है, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला, तो CnH2n+2 होता है। ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा, यहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। अब इस फॉर्मूले को अगर आप एक कार्बन के लिए रख के देखो, C1H2n, 2n क्या है, 1 रखा हुआ है भी हमने, तो 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 प्लस 2, तो ये CH4 हो गया। किसका फॉर्मूला बन गया, मीथेन का। सिमिलरली 2 कार्बन रखोगे तो इथेन का फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, 3 कार्बन रखोगे तो प्रोपेन का निकल कर आ जाएगा, 4 कार्बन ब्यूटेन का निकल के आ जाएगा, 5 कार्बन पेंटेन, 6 कार्बन हेक्सेन, 7 कार्बन हेप्टेन, 8 कार्बन ऑक्टेन,
9 कार्बन नॉनेन और 10 कार्बन डेकेन। ये नाम है, जैसे हम लोग नॉर्मली 1 2 3 पढ़ते हैं ना, 1 2 3 काउंटिंग मैथ्स में पढ़ रहे होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ये काउंटिंग है। मिथ मतलब एक, एक मतलब दो, प्रोप मतलब तीन, ब्यूट मतलब चार, फेंट मतलब पांच, हेक्स मतलब छह, हेप्ट मतलब सात, ऑक्ट मतलब आठ, नॉन मतलब 9 और डेक मतलब 10। अल्केन के लिए अगर आपको जैसे इथेन का फॉर्मूला बनाना है, इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हमने किए थे ना, वैसे इथेन का अगर बनाना है तो आप यहाँ पे C2H 2 2 4 + 2 6, यही फॉर्मूला था C2H6 इथेन का। सिमिलरली प्रोपेन का भी आप बना सकते हो, कार्बन की जगह N की जगह 3 रख के, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2N से +2 कर दो, एंड सो ऑन सबके लिए काउंट कर सकते हो। तो ये हम काउंटिंग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी आगे नॉर्मल लेक्चर में काम आएगी। सबसे पहले रूल्स की तरफ जाने से पहले हम अल्काइल रेडिकल की बात कर लेते हैं। अल्काइल रेडिकल को हम ब्रांच भी कह रहे होते हैं, ठीक है, दो नाम कह रहे होते हैं, ब्रांच या फिर अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल क्या होते हैं, बेसिकली हमारे जो कार्बन की चेन है, अभी हम करेंगे नॉर्मल जैसे कि ये रही कार्बन की चेन में, अगर कोई चीज बाहर निकल रही है, जैसे ये बाहर निकल रहा है, अलग से बाहर निकला हुआ है, स्ट्रेट है लेकिन ये बाहर है, ये अल्काइल रेडिकल हो गया, ये अल्काइल रेडिकल हो गया, ये बाहर निकले हुए चेन से, ये चीजें कहलाती हैं अल्काइल रेडिकल्स, ठीक है। अब अल्काइल रेडिकल बनते कैसे हैं कि आप जैसे ये मीथेन का फॉर्मूला ना CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो CH3, तो ये मिथाइल बन जाएगा। अल्काइल रेडिकल का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। ये किसका फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला अल्काइल रेडिकल का। अब एक कार्बन के लिए मैंने अल्काइल रेडिकल का फॉर्मूला बनाया तो ये बना, कार्बन की जगह 1 रखो, 2 1 2 +1 3 CH3, तो ये मिथाइल हो गया। मिथ मतलब एक कार्बन और आइल मतलब अल्काइल रेडिकल, आइल। C2H5 इथाइल, दो कार्बन है, दो कार्बन को इथ कहते हैं, क्योंकि ये रेडिकल है तो इसके एंड में आइल लग जाएगा, क्योंकि याद है मैंने बताया था कि ये एन जो है ये सिंगल बॉन्ड को बता रहा होता है, यहाँ पे ये आइल अल्काइल रेडिकल को बता रहा है, प्रोप बता रहे कार्बन का नंबर, आइल बता रहे अल्काइल रेडिकल, ब्यूट बता रहे कार्बन का नंबर और आइल बता रहे अल्काइल रेडिकल। तो इसलिए चार किस्म के मैंने यहाँ पे लिखे हुए हो सकते हैं, लेकिन होते वैसे 10 हैं, लेकिन इतने ज्यादा आते नहीं है, चार भी आप कर लोगे तो ये बहुत है अल्काइल रेडिकल आप लोगों के लिए, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और ब्यूटाइल। उसके बाद अब हम रूल्स पर आते हैं, पहले हम अल्केन के रूल्स पढ़ेंगे, देन अल्कीन के और फिर अल्काइन के रूल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले करते करते पढ़ते हैं, सबसे पहले है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। हमें ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कार्बन आए। अब अगर मैं यू चेन सेलेक्ट करूं अपनी, यू ऐसे करके यू चेन सेलेक्ट करूं मैं अगर अपनी, तो मेरे पास कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे करने में 5 आ रहे हैं। लेकिन मैं अगर ऐसे जाऊं तो मेरे पास अब कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहे हैं। तो मैं 5 वाली पे जाऊंगी, 6 वाली पे जाऊंगी, पहला रूल क्या कह रहा है, लॉन्गेस्ट चेन, 6 वाली पे जाऊंगी। मैं अपनी चेन को ऐसे सेलेक्ट करूंगी और ये मेरा बाहर रह गया, जो चीज बाहर रह जाए वो हमारी ब्रांच होती है अल्काइल रेडिकल। उसके बाद लिखा हुआ है नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ पे नियर अल्काइल रेडिकल, जहां अल्काइल रेडिकल करीब पड़ रहा होगा। अगर मैं इस कॉर्नर से नंबरिंग करूंगी तो 1 2 3 4, चौथे कार्बन पे लगा हुआ है ना, चौथे कार्बन के साथ है ना ये, तो ये तो यहाँ से दूर पड़ रहा है, लेकिन यहाँ से 1 2 3 3 पे आ रहा है, तो मैं यहाँ से करीब पड़ रहा है मुझे ये, तो मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगी कार्बन की 1 2 3 4 5 और 6। दूसरा रूल हो गया। तीसरा पोजीशन ऑफ ब्रांच अल्काइल रेडिकल, सबसे पहले हम ब्रांच की पोजीशन बताएंगे और इसका नाम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि 3 मैंने बताई पोजीशन के 3 पर कुछ लगा हुआ है, तीसरे कार्बन पे कुछ है, क्या है, CH3, CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल, 3 पर है मिथाइल, बाकी और तो कुछ है नहीं, स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्सेन, तो बस हेक्सेन, दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना, ब्रांच का नाम बताना है और चेन में जितने कार्बन आ रहे हैं उनको लिख देना है ऐसे करके, बस। दूसरा
अब अगर मैं स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करूंगी तब मेरे पास 4 आ रहे हैं, और अगर मैं ऐसे भी करूंगी तो भी मेरे पास 4 आ रहे हैं, तो मैं स्ट्रेट ही से चेन सेलेक्ट कर लेती हूँ, और ये मेरा ब्रांच रह गया। अब ब्रांच दूसरा रूल कह रहा है कहाँ से करीब पड़ रही है वहां से नंबरिंग करो। यहाँ से दूसरे कार्बन पर आ रही है, यहाँ से तीसरे पर आ रही है, तो मैं यहाँ से करूंगी 1 2 3 4। 2 पर मेरे पास लगा हुआ है मिथाइल, 2 डैश मिथाइल। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 को क्या कहते हैं? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन। अच्छा, हमेशा याद रखना नंबर नंबर के बीच में कॉमा आता है और नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश आता है। अगर यहाँ पे 2 के साथ 2 होता तो मैं बीच में कॉमा लगाती, लेकिन अभी नहीं है, तो सिर्फ 2 का नंबर नंबर के बीच में कॉमा आता है, बाकी डैश आता है। नंबर और अल्फाबेट और अल्फाबेट और अल्फाबेट के बीच में डैश आता है इस तरीके से। ठीक है, डैश लगाना जरूरी है इस तरीके से। उसके बाद ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, इसको एंड में करेंगे, पहले हम ये वाला कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा कम मुश्किल है। अब मैं यहाँ पे देखो स्ट्रेट चेन सेलेक्ट ही करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि अगर मैं मुड़ूंगी तो मेरे पास कम कार्बन आ रहे हैं, स्ट्रेट जाने में ज्यादा आ रहे हैं। अगर मैं ऐसे करके ऐसे लूँ 1 2 3 4 आ रहे हैं मेरे पास, लेकिन अगर मैं स्ट्रेट जाऊँ तो 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, तो मैं स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करूंगी। ठीक है, मेरे पास अब ये बाहर रह गया और ये बाहर रह गया, जो बाहर रह जाए वो ब्रांच बन जाता है। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से ब्रांच करीब पड़ रहा है, दोनों ब्रांच बीच में आ रही हैं। अब यहाँ से देखो 1 2 3, यहाँ से भी 3 पर है, 1 2 3 यहाँ से भी तीसरे कार्बन, तो कहीं से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5। अब 3 पे लगी हुई ब्रांच कॉमा 3, 3 कॉमा 3 का क्या मतलब है कि 3 पे कुछ लगा हुआ है और दोबारा 3 पे कुछ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है 3 पे? मिथाइल लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि 2 मिथाइल है तो मैं डाई मिथाइल लिखूंगी। ठीक है, डाई का मतलब होता है 2, 2 मतलब डाई। ट्राई के लिए 3 यूज करेंगे, 4 के लिए टेट्रा यूज करेंगे, 5 के लिए पेंटा, इस तरीके से। ठीक है, मिथाइल डाई मिथाइल, और कितने कार्बन है चेन के अंदर? 1 2 3 4 5, तो पेंटेन, क्योंकि 5 को पेंट कहते हैं। 3 पर आते हैं, इसको थोड़ा सा खोल के लिखना पड़ेगा और थोड़ा सा इसको मुझे यहाँ से रब करना पड़ेगा। ये वाला आप लोग देख लो, मैं इसको रब करने लगी हूँ। ठीक है, क्योंकि ये वाला सवाल थोड़ा बड़ा है। अब यहाँ पे ब्रैकेट जब भी आपको दिखे तो आपको ब्रैकेट का मतलब ये इसको खोलना है। ये कार्बन है और इस कार्बन के साथ ये ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी कि ये ब्रैकेट इस कार्बन पे लगा हुआ है, तो CH पे क्या लगा हुआ है? CH3 दो है, तो एक CH3 आप यूं लगा दोगे और एक CH3 इस कार्बन पे यूं लगा दोगे, हमेशा ऐसी। अगर 3 होते तो मैं तीसरा यूं लगाती, लेकिन 3 नहीं है, 2 है। उसके बाद CH2 3 है, CH2 याद रखना CH3 और CH2 में फर्क है। CH2 को आप हमेशा यू खोलोगे, 1 2 3, बाहर मत निकाल देना। CH3 को बाहर निकालोगे या C2H5 तो C3H7, तभी मैंने अलग से लिखवानी है। ठीक है, CH2 को आप स्ट्रेट ही लिखोगे। फिर इस कार्बन के साथ ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी कि ये ब्रैकेट इस कार्बन पे लगा हुआ है, तो CH लिखा मैंने दोबारा से, और CH3 दो है, तो एक CH3 इस पे यूं लगा दिया और एक इस पे यूं लगा दिया। अब क्या करेंगे देखेंगे, स्ट्रेट चेन में सिलेक्ट करूंगी तो मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कार्बन आएंगे, यूं मैं स्ट्रेट चेन सिलेक्ट कर लूंगी। अच्छा, याद रखना कि अगर ये अल्काइल रेडिकल्स कोनों पर हो ना चेन के, तो ये चेन के अंदर आ जाते हैं, लेकिन अगर बीच में आ रहे हो तो फिर हम इनको बाहर निकाल देते हैं और ब्रांच बना देते हैं। ठीक है, ये वाले पॉइंट याद रखना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब ब्रांच देखेंगे कहाँ से करीब पड़ रही है, यहाँ से भी इधर है, यहाँ से भी इधर है, लेकिन एक काम करते हैं, हम इसको CH3 के बजाय C2H5 कर लेते हैं। ठीक है, C2H5 कर लेते हैं, और बल्कि नहीं, CH3 ही ठीक है, CH3 ही ठीक है, CH3 ही कर लेते हैं, वरना चेंजेस करनी पड़ेगी। CH3, अब दोनों कॉर्नर से देखा जाए तो सेम पोजीशन पर आ रही है, यहाँ से भी दूसरी पे, यहाँ से भी दूसरी पे, तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब 2 पर एक ब्रांच लगी हुई है, कॉमा छठे कार्बन पे एक ब्रांच लगी हुई है, क्या लगा हुआ है?
डाई मिथाइल, दोनों चीजें CH3 हैं। कितने चेन में कार्बन है? 7, तो हेप्टेन। ठीक है, तो अल्केन के नोमेनक्लेचर में हमेशा क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो भी ब्रांच आ रही है, सबसे पहले तो हम चेन सेलेक्ट करेंगे, लंबी सी चेन कहाँ पर आ रही है। उसके बाद हम नंबरिंग करेंगे ब्रांच को देखते हुए, जहां से ब्रांच करीब पड़ रही है वहां से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे, उसकी पोजीशन के साथ किस पे लगी हुई कितनी है वो लिखेंगे। जैसे अगर 2 है तो 2 कॉमा, अगर एक ही कार्बन पे 2 लगी हुई तो हम ऐसे लिखेंगे 3,3, ऐसे हमने नीचे किया था। अगर एक ही कार्बन पे 2 लगी हुई तो 3,3 करके बताएंगे। डाईमिथाइल कि दोनों डाईमिथाइल 3 पर ही लगे हुए हैं, सिर्फ सिंगल 3 नहीं लिखना, 2 बार 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसका बताएंगे कितने हैं क्या है, और फिर एंड में जितने भी कार्बन चेन के अंदर ये इस बॉक्स के अंदर आ रहे होंगे उनका नाम लिख देंगे। अब मैं इस चार्ट को रफ करके अल्कीन्स के नोमेनक्लेचर लिखती हूँ, फिर हम उनको उसका करते हैं। अब हमारे पास अल्कीन के नोमेनक्लेचर हैं। अल्कीन के रूल्स पढ़ लेते हैं पहले। पहला रूल क्या कहता है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड। हमें ऐसी चेन जरूर सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड लाजमी आ रहा हो, क्योंकि अल्कीन का मतलब क्या है, अल्क मतलब होता है कार्बन कितने, और इन मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, अल्कीन का मतलब होता है कि जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा हो तो फिर उसे हम अल्कीन कहते हैं। अब यहाँ पे CH अगर देखा जाए तो, अच्छा पहले रूल देख लेते हैं। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा हो, भले कार्बन छोटी हो जाए कम हो जाए लेकिन डबल बॉन्ड लाजमी आना चाहिए चेन के अंदर। नंबरिंग वहां से होगी जहां से डबल बॉन्ड करीब कर पड़ रहा होगा। पोजीशन बतानी होगी पे डबल बॉन्ड की कि डबल बॉन्ड कहाँ पर है। तो ये 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले चेन सेलेक्ट करेंगे कहाँ से, जहां से हमारा डबल बॉन्ड आ रहा हो। डबल बॉन्ड चेन में लाजमी आना चाहिए, इसको नहीं लेंगे बल्कि इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड लाजमी आना चाहिए, और ये हमारा ब्रांच रह गया बाहर। नंबरिंग वहां से होगी जहां से डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा होगा। यहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा है तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 और 4। सबसे पहले हम हमेशा चेन का नाम लिखते हैं, 3 पर है मिथाइल। उसके बाद पहले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, पहले कार्बन के साथ तो 1 लगाएंगे। डबल बॉन्ड की पोजीशन बताइए, मैंने 1 पर लगा हुआ है पहले कार्बन पे। चेन में कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूट लिखेंगे। ठीक है, ब्यूट लिखेंगे, और बस जहां जहां इन लिखा होता है ना वहां वहां हम इन लगा देते हैं। इन, ब्यूट की जगह एन था पहले, अल्कीन में इन हो जाएगा तो ब्यूट इन बस। दूसरा वाला है चेन यू सिलेक्ट करेंगे हम, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर आ रहे हैं, डबल बॉन्ड लाजमी चेन में होना चाहिए। ये पूरी चीज हमारी ब्रांच रहेगी। अब अगर ऐसा कुछ होता है तो आप इसको मिला लो, मिला के लिखोगे तो क्या है, 2 कार्बन है C2, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन C2H5, मिलाने पर C2H5 बन रहा है। और C2H5 क्या होता है हमारा, इथाइल होता है, अल्काइल रेडिकल। तो ये हमारा बाहर इथाइल है। ठीक है, ये है। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे जहां से डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा है, यहाँ से पहली पोजीशन पर आ रहा है, यहाँ से करीब है, इधर से बहुत दूर पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले ब्रांच का नाम बताएंगे, तीसरी पोजीशन पे लगा हुआ है ये वाला कार्बन, तीसरे पर। तो मैं लिखूंगी कि 3 पर है क्या, C2H5 है, मैंने इन दोनों को मिलाया तो C2H5 बना। C2H5 को इथाइल कहते हैं, तो 3 पर इथाइल लगा हुआ है। डबल बॉन्ड कहाँ है, पहली पोजीशन पर, यहाँ पे पहले कार्बन के साथ है। 1, 6 कार्बन है, 6 को क्या कहते हैं, हेक्स इन की जगह बस इन लिख दो, हेक्स इन। सही है, हेक्स इन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इस वाले को थोड़ा सा खोल के लिखेंगे, मैं डायरेक्टली खोल रही हूँ। ये जो ब्रैकेट है ये CH के साथ लगा हुआ है, तो जब मैं ब्रैकेट को खोलूंगी तो मैं एक CH3 यूं लगा दूंगी, क्योंकि CH3 2 है ना, और एक CH3 इधर लग जाएगा। सही है, अब चेन सेलेक्ट करते हैं।
स्ट्रेट चेन सेलेक्ट होगी क्योंकि ऐसे ही सबसे ज्यादा कार्बन आ रहे हैं, डबल बॉन्ड भी आ रहा है। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा होगा, यहाँ से भी 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, तीनों तरफ दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर आ रहा है। तो अब हम ब्रांच को देखेंगे। हमेशा याद रखना कि जब डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आ जाए दोनों कॉर्नर से, तो फिर हम ब्रांच को देखते हैं कि ब्रांच कहाँ से करीब पड़ रही है। पहली प्रायोरिटी हम डबल बॉन्ड को ही देंगे, लेकिन उसके बाद हम ब्रांच को देखेंगे। अब यहाँ से ये वाली ब्रांच करीब है, लेकिन यहाँ से ये वाली ब्रांच दूर है, तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। 2 पर कॉमा, 3 पर कॉमा, 4 पर, 2 3 और 4 पर ब्रांच है और ये तीनों ब्रांचेस CH3 हैं, तो मैं लिखूंगी ट्राई मिथाइल। ठीक है, ट्राई मिथाइल डैश, डबल बॉन्ड कहां पर आ रहे हैं 1 2 3, तीसरे कार्बन के साथ है, यहाँ पे मैं लिखूंगी 3। चेन में कितने कार्बन है 6, हेक्स इन, 6 को क्या कहते हैं हेक्स, लेकिन एन की जगह हम एल्कीन में इन लगा देते हैं। बस इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है, वही काम कर रहे हैं हम, बस एंड में एन की जगह इन लगा रहे हैं और बस इस इन की पोजीशन बता रहे हैं। अल्केन में ऐसा नहीं कर रहे थे, बाकी सारा काम सेम है। लास्ट है, इसमें भी स्ट्रेट चेन सिलेक्ट होगी क्योंकि ऐसे ही ज्यादा कार्बन आ रहे हैं और ये ब्रांच बन जाएगा। नंबरिंग वहां से करेंगे, यहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा है, यहाँ से भी डबल बॉन्ड पहली पोजीशन पर आ रहा है, यहाँ से भी डबल बॉन्ड पहली पोजीशन पर आ रहा है और चेन भी बिल्कुल सेंटर में आ रही है, तीसरे पर, यहाँ से भी तीसरे पर, तो यही कहीं से भी नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ से सबसे पहले चेन का नाम लिखेंगे, 3 पे है मिथाइल, CH3 को क्योंकि मिथाइल कहते हैं, वो लिखा हुआ रेडिकल में। उसके बाद डबल बॉन्ड हमारे पास दो हैं, एक है पहली पोजीशन पे कॉमा, एक है चौथी पोजीशन पे। कितने कार्बन है चेन के अंदर 5, तो पेंट। इन लिखने से पहले हम डाई लिखेंगे, डाई इन। क्यों? क्योंकि इन हमें बता रहे डबल बॉन्ड के बारे में और डबल बॉन्ड दो है, हम पेंट से पहले डाई नहीं लगाएंगे। अगर आप पेंट से पहले डाई लगा दोगे यानी कि आप 5 का डबल कर रहे हो। हमें इन से पहले डाई लगाने क्योंकि हमारे पास इन दो है, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड दो है। पोजीशन बताई, कार्बन का नंबर बताया, इन लिखने से पहले डाई लगाओगे, ये बात याद रखना। सेम टू सेम यही तरीका है, बिल्कुल सेम तरीका है अल्काइन के नॉमेनक्लेचर का भी, लेकिन बस उसमें क्या है, आप अल्कीन की जगह जैसे पेंट डाई इन लिखा है ना, आप उसमें बस क्या लगाओगे, आइन लगाओगे। आइन का मतलब कार्बन, कार्बन की जगह में अच्छा यहाँ पे एक और चीज, मैंने जनरल फॉर्मूला में लिखा हुआ एल्कीन का CnH2n, जैसे इसका जनरल फॉर्मूला था, सिमिलरली इसका भी जनरल फॉर्मूला है CnH2n, MCQ में पूछा जाता है इसलिए मैंने लिखा है। उसके अलावा अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ये सारी चीजें भी मैंने साथ साथ लिखी हैं। अच्छा मैं अब यहाँ पे अल्कीन भी, क्योंकि बिल्कुल अल्काइन अल्कीन की तरह सेम है, तो मैं एक दो उसके भी करवा देती हूँ, बिल्कुल सेम है। जस्ट आपको जहां जहां इन आ रहा है वहां वहां आइन लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सवाल लेते हैं, CH3 ट्रिपल बॉन्ड C और CH3 और CH और CH3। अब ये सवाल है सेम, देखो रूल में क्या लिखा हुआ है, रूल्स में भी सेम एज अल्कीन, जस्ट रिप्लेस डबल बॉन्ड विद ट्रिपल बॉन्ड। अल्कीन के रूल्स में जहां जहां डबल बॉन्ड आ रहा है वहां वहां ट्रिपल बॉन्ड लिख दो, रूल्स भी बिल्कुल सेम है। चेन सीधी सिलेक्ट होगी, ठीक है, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ रहा है, यहां से करीब पड़ रहा है तो यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, ये ब्रांच रह गई। 4 पे क्या है, मिथाइल, डबल ट्रिपल बॉन्ड कहां पर आ रहा है, दूसरी पोजीशन पर 2, 5 कार्बन है तो पेंट, इन लगा देते हैं, बस यहाँ पे आइन लगा देंगे, बस दैट्स इट। सेम टू सेम काम है अल्कीन की तरह, सेम टू सेम, बस जहां इन लगना था वहां पे आइन लगा देंगे। आइन का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, जैसे यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, बस ये काम करना है और कुछ भी नहीं करना। इसलिए मैं अब हम चलते हैं उन नॉमेनक्लेचर्स को मैं लिख लेती हूँ जो कि
आपके बोर्ड में आए हुए और फिर हम उनको सॉल्व करते हैं। ये नॉमेनक्लेचर है जो आपकी पास्ट पेपर में आए हुए हैं। पहला है स्ट्रेट चेन्स में सिलेक्ट करते हैं, डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब ये है एल्कीन का। ठीक है, देखते ही मुझे पता चल गया। मैं स्ट्रेट चेन सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करूंगी? जहां से डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा है, यहाँ से करीब पड़ रहा है, दूसरे कार्बन पे है 1 2 3 4 5 6। कोई ब्रांच तो यहाँ मुझे दिख नहीं रही। ठीक है, कोई ब्रांच है ही नहीं बाहर, बस मैं डायरेक्टली नाम लिख दूंगी। डबल बॉन्ड का नाम बताऊंगी कि 2 पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, कितने कार्बन है? 6, हेक्स ईन। ये जो 2 है ना, ये इस ईन से एसोसिएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेट चेन सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगेन यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है। डबल बॉन्ड जहाँ से करीब पड़ रहा है वहां से नंबरिंग पढ़ेंगे करेंगे। यहाँ से दूसरे पर आ रहा है, यहाँ से भी दूसरे पर आ रहा है, कहीं से भी कर देंगे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 2 पर है एक डबल बॉन्ड और 3 4 4 पर है, कॉमा 4। कितने कार्बन है? 6, हेक्स डाई ईन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड डाई तो ईन से पहले डाई आएगा, क्योंकि ईन हमें डबल बॉन्ड के बारे में बताता है। उसके बाद तीसरा है, ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड इसमें दोनों है। अगर ऐसा हो जाए तो क्या करें? देखो, पहले तो ये देखो कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से जो चीज करीब पड़ रही है ना कॉर्नर से, हम वहां से नंबरिंग कर देंगे। जैसे अगर ये पहले पर होता और ट्रिपल बॉन्ड इधर से दूसरे पर होता, तो मैं यहाँ से नंबरिंग करती, क्योंकि ये पहले पर पड़ रहा है और यहाँ से ये दूसरे पर पड़ रहा है। सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड अगर पहले पर होता और ये यहाँ से दूसरे पर होता, तो मैं ट्रिपल बॉन्ड के पास से नंबरिंग करती, क्योंकि मुझे वो करीब पड़ रहा है। तो जो जहां से करीब पड़ रहा है, जो सभी बॉन्ड, वहां से नंबरिंग कर देते। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो डबल बॉन्ड भी पहले कार्बन पर है, ट्रिपल बॉन्ड भी। अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पर आ जाए तो फिर हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, यानी कि डबल बॉन्ड की वहां से नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो मैं लिखूंगी कि 1 पर क्या है? डबल बॉन्ड है 1 और 5 कार्बन है, तो पेंट इन जैसे लिखते हैं। लेकिन क्योंकि अभी ट्रिपल बॉन्ड रहता है, तो मैं पेंट इन में ई एन ये वाला ई नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अगर मैं ये ई लगा दूंगी तो इसका मतलब है कि मैंने अपना नाम कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ, ट्रिपल बॉन्ड रहता है। डैश डालेंगे, ट्रिपल बॉन्ड चौथी पोजीशन पर आ रहा है, बस 4 और आइन, दैट्स इट। क्योंकि हम ऑलरेडी एक बार कार्बन का नंबर बता चुके हैं, तो ये पेंटीन दोबारा से पेंटाइन नहीं लिखेंगे। एक बार पेंटीन लिख लिया, बस उसके बाद पांचवी पोजीशन चौथी पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड था, तो 4 आइन, दैट्स इट। ये करना है। ये कब होगा? जब आप नाम हमेशा वैसे ही लिखोगे, पहले डबल बॉन्ड का नाम लिखोगे फिर ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखोगे, लेकिन नंबरिंग करते वक्त याद रखना जो बॉन्ड करीब पड़ रहा है वहां से नंबरिंग कर दोगे। लेकिन अगर दोनों सेम पोजीशन पर आ जाए तो फिर डबल बॉन्ड के वहां से नंबरिंग करोगे। ठीक है, वैसे ये वाले इतने ज्यादा आते नहीं है, इतने कॉमन नहीं है। दूसरा सवाल है, और अच्छी एग्जाम्पल है। डबल बॉन्ड यहाँ से पहली पोजीशन पर है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से दूसरी पोजीशन पर आ रहा है। अब यहाँ से ये करीब पड़ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड दूसरी पर आ रहा है, तो मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगी 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड पहली पोजीशन पर आ रहा होता और डबल बॉन्ड यहाँ से दूसरे पर होता, तो मैं वहां से नंबरिंग करती, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा है, तो डबल बॉन्ड के वहां से नंबरिंग करेंगे। अब पहली पोजीशन पर आ डबल बॉन्ड, तो 4 6 कार्बन है, तो हेक्स ईन, ई ही लिखूंगी एंड का, ई लगा दी तो मतलब नाम कंप्लीट हो गया, ई लिखूंगी डैश। ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है चौथे कार्बन है, तो 4 आइन, 4 पर आइन है, आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद ये लास्ट है, स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करी, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से करीब पड़ रहा है? यहाँ से दूसरे पर है, यहाँ से पहले पर है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 पहली पोजीशन पर आ रहे हैं, कॉमा तीसरी पोजीशन पर आ रहे हैं। 5 है तो पेंट डाई आइन, डाई क्यों लगाया? क्योंकि 2 है, और आइन से पहले ही क्यों लगाया? क्योंकि आइन ट्रिपल बॉन्ड बता रहे हैं और
ट्रिपल बॉन्ड दो है, पेंट से पहले दो मत लगा देना, डाई पेंट से पहले नहीं आएगा। अच्छा लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन है आसान। आपको नाम बताया हुआ, आपको स्ट्रक्चर बनाना है। पहले यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिए थे, नाम बताना था ना, नाम बताया हुआ और स्ट्रक्चर लिखना है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हम लिखते हैं, पहला है 2,3,3 टाई मिथाइल पेंटेन। अब इसको कैसे बनाओगे, सबसे पहले ये जो लास्ट में पेंटेन लिखा है इसको देखो, पेंट का मतलब है 5 कार्बन, तो पहले 5 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 कार्बन बना दिए। अब उसके बाद देखो किस पे क्या लगा हुआ है, बोल रहे हैं 2 पर 3 पर और 3 पर ट्राई मिथाइल है। पहला कार्बन अगर ये, दूसरे पर मिथाइल है, तीसरे पर 3 दो बार है ना, 3 यानी कि इस पे 2 मिथाइल लगे हुए, और तो कुछ नहीं लिखा हुआ। 2,3,3 ट्राई मिथाइल और पेंटेन है, सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में। आप कार्बन की वैलेंसी भर दो, हमने भरना सीखी थी ना। यहाँ पे ये एक बॉन्ड बना रहे, 3 अभी बाकी है तो 3 हाइड्रोजन। यहाँ ये पहले से 3 बॉन्ड बना रहा है तो इसके साथ 1 हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ ये पहले से 4 बॉन्ड बना रहे हैं, इसके साथ कुछ नहीं लगेगा। यहाँ पे 2 लगेंगे क्योंकि 2 बना रहे हैं, और यहाँ पे 3, सिंपल। दूसरा 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, 5 कार्बन बना, दोबारा से पेंटेन को देखो, 5 कार्बन है तो 1 2 3 4 5, 3 पर लगा हुआ इथाइल, 1 2 3 पर लगा हुआ इथाइल। इथाइल किसे कहते हैं, ये रहा C2H5 को। 3 पर C2H5 लगा हुआ है, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 पर CH3 लगा हुआ है, बाकी और कुछ नहीं लगा हुआ। वैलेंसी फिल कर देंगे CH3, क्योंकि ये एक बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 बनाया हुआ है तो 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। तीसरा है 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, 6 कार्बन को देखो, हेक्स को देखो 6 है, 1 2 3 4 5 6, 3 इथाइल 4 मिथाइल, 3 1 2 3 पर है इथाइल, C2H5 को इथाइल कहते हैं, और 4 पर है मिथाइल CH3। बाकी हाइड्रोजन से वैलेंसी फिल कर दो, 3 लगेंगे क्योंकि ये एक बॉन्ड बनाया हुआ है, ये 2 बनाया हुआ है तो 2 हाइड्रोजन, ये 3 बनाया हुआ है तो 1 हाइड्रोजन, ये पहले से 3 बनाया हुआ है, 1 2 बनाया हुआ है तो 2, 1 बनाया हुआ है तो 3। इसी से रिलेटेड 3 और हैं, उसके मैं आंसर आपके साथ शेयर कर दिए, एज इट इज ऐसे हैं, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही हैं, इसीलिए मैं उनको यहाँ पे करवा ले रही हूँ, बिकॉज ऐसे तो बहुत सारे हैं, आप प्रैक्टिस के लिए टेलर के और भी देख सकते हो। पैटर्न यही है, सबसे पहले बस एंड में इसको देखो, कितने कार्बन है उतने कार्बन बनाओ, जो चीज इस पे लगी है वो बना के हाइड्रोजन से वैलेंसी फिल कर दो, ये तो करना बहुत आसान है। अच्छा अब बस हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन रह गया, हम उसको करते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा बस लास्ट क्वेश्चंस रहते हैं हमारे पास, 2 लॉन्ग के हैं और एक शॉर्ट का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। सबसे पहले है व्हाट आर मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेंशन विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो हमारे पास मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही कोल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है। कोल क्या होता है, कोयला जो जमीन से निकलता है, ठीक है, जिसको हम जलाते हैं, बारबेक्यू वगैरह करते हैं, वही कोल होता है। उसके अलावा पेट्रोलियम, हमारे पास पेट्रोल जो जहाँ से निकलता है, जमीन से जो ऑयल निकलता है, क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल भी होता है, केरोसिन भी होता है, तो ये सब चीज़ें निकलती हैं, ग्रीस वैक्स वगैरह पेट्रोलियम से। और नेचुरल गैस तो हम लोग घर में यूज़ कर होते हैं। सबसे पहले कोल की बात करते हैं, तो कोल जो होते हैं, जो ट्रीज ब्यूरीड 500 मिलियन ईयर्स अगो, वो दरख्त जो लाखों सालों पहले, साइंस कहते हैं कि जब डायनासोर इस दुनिया में खत्म हो रहे थे, तो उस वक्त एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था, जिसकी वजह से दुनिया तो जंगल थी जब डायनासोर थे, तो उस वक्त जितने भी दरख्त थे वो ज़मीन के अंदर दफन हो गए, और जब लाखों करोड़ों साल बाद हमने ज़मीन को खोदा तो वहां से वो लकड़ियां जो जमीन के अंदर दफन हुई थी वो बाद में कोयले की सूरत में निकली। अब जमीन के अंदर क्या होता है, जमीन के अंदर होता है हीट एंड टेम्परेचर। ये क्या करता है, वुड को पहले पीट में कन्वर्ट करता है, पीट लिग्नाइट में कन्वर्ट होता है, और लिग्नाइट फाइनली एंथ्रासाइट में कन्वर्ट होता है। इसमें क्या होता है, कार्बन क्वांटिटीज बढ़ती रहती हैं, 60% इसमें होता है, 75% तक, और यहाँ पे 85
टू 90% तक कार्बन क्वांटिटी बढ़ती जाती है। जैसा जो लोग कोयले के, जिनको पता होगा, जो लेने जाते हैं, लड़कों को ज़्यादा पता होता है कि कोयला जब लेने जाते हैं तो वो पूछता है कि हल्की क्वालिटी वाला चाहिए, भारी क्वालिटी वाला, तो वो उस पर डिपेंडेंट होता है। ज़मीन के अंदर जो हीट एंड टेम्परेचर होता है एंड बैक्टीरियाज ऑल्सो, ज़मीन के अंदर के बैक्टीरिया, उसका हीट और टेम्परेचर लकड़ी को उसके साथ रिएक्शन करते करते पीट में कन्वर्ट करते हैं। पीट बिल्कुल इनिशियल स्टेज होती है कि जब हमारी लकड़ी कोयले में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, इसमें कम परसेंटेज होती है कार्बन की। फिर लिग्नाइट में कन्वर्ट होती है, लिग्नाइट में और ज़्यादा, ये भी अच्छा कोयला होता है और सबसे अच्छा एंथ्रासाइट होता है जो कि बहुत देर तक जलता है। तो यही पूरी कहानी होती है कोयले की। यही आपको मैं नोट्स शेयर कर दूंगी, नोट्स में भी यही सारी बातें लिखी हुई हैं। कोल के बाद नेक्स्ट है हमारे पास पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम क्या है? ब्लैक ग्रेश थिक लिक्विड, ठीक है, विच कंटेन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, फाउंड या formed due to buried marine bodies। पेट्रोलियम क्या होता है? एक ब्लैक ग्रेश थिक लिक्विड होता है, यानी कि काला सा ग्रे ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है, जमीन के अंदर से निकलता है। ठीक है, और इसके अंदर ना ये मिक्सचर होता है तीन चीजों का, सॉलिड हाइड्रोकार्बन, लिक्विड हाइड्रोकार्बन और गैसियस हाइड्रोकार्बन का ये मिक्सचर होता है। यानी कि इसके अंदर सॉलिड चीजें भी मिलती है, लिक्विड चीजें भी मिलती है और गैस वाली चीजें भी मिलती हैं, तीनों से मिलके बना हुआ होता है। और ये क्यों बनते हैं, जमीन के अंदर कहाँ से पाया जाता है? ये कहा जाता है कि लाखों करोड़ों पहले जो समुद्री जानवर थे, उनकी बॉडी समंदर के नीचे मर के जब दफन हो गई, तो लाखों करोड़ों साल में उनकी बॉडीज जो थी वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गई। और जब हम आज समंदर के नीचे से आप देखते हो बहुत सारा तेल वगैरह भी निकल रहा होता है, तो उसका रीजन यही होता है कि मैराइन बॉडीज जो दफन हुई थी, उनके बहुत सालों के बाद शायद वो समंदर वहां सूख भी गया, लेकिन उनकी बॉडीज वहां दफन रही और सालों बाद हमने उसको खोदा तो हमें वहां से पेट्रोलियम मिलता है। लास्ट हमारे पास है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी हमें जमीन से मिलती है। जैसे आप लोगों ने बलूचिस्तान में सुई गैस का नाम तो सुना होगा, बलूचिस्तान से जमीन से गैस निकलती है, तो वो नेचुरल गैस ही होती है। मेनली इसके अंदर मीथेन गैस होती है। ठीक है, मीथेन गैस होती है 85%, और बाकी इसके पास इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन भी होती हैं। ठीक है, तो ये चार गैसेस से मिलके बनता है, जमीन से निकलता है। अगेन ये भी नेचुरल गैस भी वहीं से निकलती है जहाँ पे पेट्रोलियम होता है। पेट्रोलियम निकलने से पहले ना, ऊपर से पहले गैस निकलती है और फिर नीचे पेट्रोलियम पाया जाता है। तो ये वहीं से निकलेगा जहाँ से फाउंड नियर पेट्रोलियम, फाउंड नियर जहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है वहीं पे ये पाई जाती है। अगेन इसका ओरिजिन भी क्या है? इन्हीं मैरीन बॉडीज की डिफॉर्मेशन। ठीक है, उनकी बॉडीज का डिकम्पोजिशन जब होता है तो उसके बाद नेचुरल गैस और पेट्रोलियम ये सब निकलते हैं। ठीक है, तो यही बातें लिखी हुई हैं आपको, साथ मैंने नोट्स मैंने लगा दी हैं, आप एक बार इसको रीड कर लोगे। जो बातें मैंने शॉर्ट में बस मैंने की पॉइंट्स बताए हैं आपको, बाकी पूरी डिटेल उसमें लिखी हुई है। उसके बाद है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का डिफरेंस। सैचुरेटेड यहाँ पे लिख रही हूँ मैं और अनसैचुरेटेड यहाँ पे लिख रही हूँ। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जिनमें सिंगल बॉन्ड हो कार्बन के दरमियान में। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ कि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड जिसमें होगा वो सैचुरेटेड होंगे, और कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड जो होगा वो अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड क्या होते हैं? अल्केन्स होते हैं। ठीक है, इनमें अल्केन्स आते हैं और इसमें अल्कीन्स एंड अल्काइंस आते हैं। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले अल्कीन्स कहलाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइंस कहलाते हैं। ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, और ये नहीं जरूरी नहीं है, चलो उसको हटा देते हैं। ये जब इसके अंदर
मोर हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन इसके अंदर ज्यादा होता है, इसके अंदर लेस हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन इसके अंदर कम होता है। बर्न विथ नो सूट, बर्न विथ सूटी फ्लेम। अभी सूटी फ्लेम का मतलब क्या है? सूटी फ्लेम का मतलब होता है कि जब जलाया जाए तो बहुत काले धुएं के साथ जले, तो वो चीज कहलाती है सूटी फ्लेम। क्योंकि इसके अंदर कार्बन ज्यादा है, ठीक है। देखो जब हम डबल बॉन्ड बनाते हैं कार्बन की तुलना में तो कार्बन की वैलेंसी कम हो जाती है, तो उसके साथ कम हाइड्रोजन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, इसमें इसलिए इसमें ज्यादा हाइड्रोजन है। जहाँ पे कार्बन कम होगा ना वो जलेगी चीज कम धुएं के साथ, कम काले धुएं के साथ, लेकिन ये काले धुएं के साथ जलती है। 4 डिफरेंसेस इसके हो गए हैं, और मजीद इसके डिफरेंसेस तो काफ़ी सारे हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अगर लिखा जाए इसके एग्जांपल्स में मीथेन आ गया, इथेन आ गया, ठीक है। इसके एग्जांपल में आ गया इथीन, इथाइन, ठीक है, प्रोपीन एटसेट्रा, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं वो मैंने अटैच कर लिए हैं। ये 4 मेन डिफरेंसेस हैं, आप इन 4 से 5 मेन डिफरेंसेस को भी लिख सकते हो। कहने को तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन मेन ये डिफरेंसेस है और ये सबसे इजी है और सबसे की पॉइंट्स हैं दोनों के अंदर जो डिफरेंस बना रहे हैं, तो मैंने वही लिखा है क्योंकि अच्छे खासी हैं। अगर मैं यहाँ पे सारे लिखूंगी तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, वाई नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स मोर देन सिलिकॉन कंपाउंड्स। देखो सिलिकॉन और कार्बन दोनों एक ही ग्रुप के हैं, दोनों एक जैसे एलिमेंट्स हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज ही सेम है, लेकिन सिलिकॉन क्यों नहीं बना पाता वैसे बॉन्ड जैसे कार्बन, ठीक है। कार्बन कंपाउंड ज्यादा है, सिलिकॉन के नहीं है, बिकॉज कार्बन कैन इजीली डू कैटिनेशन कंपेयर टू सिलिकॉन। बस सिंपल ये रीजन है कि कार्बन सिलिकॉन के मुकाबले में इजीली कैटिनेशन कर सकता है। कैटिनेशन क्या होता है? ये चीज कार्बन का लंबी लंबी चेन्स बनाना, सिलिकॉन ये काम इजीली नहीं कर सकता। अगर वो बनाएगा ना उसकी चेन कहीं बीच से टूट जाएगी, ऐसे ऐसे स्टेबिलिटी नहीं होगी, लेकिन इसके अंदर इसकी कैटिनेशन के अंदर स्टेबिलिटी होती है, ये स्टेबल रहता है, टूटता नहीं है, ठीक है, टूटती नहीं है इसकी चेन्स। तो यही रीजन है, कार्बन की स्ट्रॉन्ग कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो लंबी लंबी चेन्स बना लेता है, और यही रीजन है कि इसके कंपाउंड्स ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू सिलिकॉन। सिलिकॉन ऐसी लंबी चेन्स नहीं बना सकता, वो चेन्स बनाता है लेकिन लंबी चेन्स नहीं बना सकता, उसकी चेन्स टूट जाती हैं, ठीक है। तो उसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। काफ़ी लेंथी चैप्टर था, लेक्चर बनाते बनाते मुझे आइडिया हुआ इस बात का कि काफ़ी लेंथी चैप्टर है, क्योंकि इसमें मेनली नॉमेनक्लेचर ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह फिर हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।